विजिबल है स्क्रीन? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है। तो जैसे पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये सब क्या है? सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल है। तो जिसकी भी 4 साइड्स होती है, क्लोज फिगर है कोई, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो पहला क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम कह सकते हैं अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी वन कंडीशन पूरी हो रही है, उसको हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। तो क्या क्या कंडीशन है? पहली है बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, या तो ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ऐसी साइड हो जाएगी पैरेललोग्राम। या फिर और क्या हो सकता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। कोई भी एक साइड आपस में पैरेलल हो जाए और इक्वल भी हो जाए, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ये भी हो गया तब भी ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। या फिर डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल, डायगोनल मतलब ये लाइन अपोजिट वर्टिसेस को मिला, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब कट इनटू हाफ, यानी ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ए और ओ सी, ओ डी और ओ बी, तब भी ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और अगर हमें कोई पता चल गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एडजेसेंट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सम होगा 180 डिग्री। तो ये हम कह सकते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। इसमें क्या होते हैं? दो ट्राइंगल होते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो दो ट्राइंगल का हो जाएगा इसका डबल, यानी बेस इनटू हाइट। ठीक, तो ये हम यूज कर लेंगे प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है मेन। रोम्बस, रोम्बस किसे कहते हैं? जब किसी भी एक कोई पैरेललोग्राम है, उसकी क्या हो गया? लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो देखो पैरेललोग्राम में पहले से हमें पता है ये साइड पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब ये कह रहा है कि एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, इसका मतलब ये है ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, ये आपस में इक्वल, और ये पहले से अपोजिट इक्वल है। तो इस केस का मतलब है कि ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। तो इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पर करेंगे। ये स्पेशल केस है रोम्बस के लिए, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर गोइंग टू बी एंगल बाइसेक्टर। ये जो डायगोनल है, ये इस एंगल को भी क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये एरिया यूज होता है इसके फार्मूले का, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू d1 बाई dt। दोनों डायगोनल की प्रोडक्ट, ये डायगोनल है,
इसको अगर D1 कह देते हैं तो दूसरा डायगोनल है D2। एरिया इज हाफ D1 इंटू D2। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये जो एडजेसेंट साइड है इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बिकम इक्वल इन लेंथ। इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे अगर ABCD हमारा रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल यानी BD इक्वल टू AC, ये और ये आपस में इक्वल। स्क्वायर, स्क्वायर हमें पता है वो फिगर होती है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये साइड A है तो ये भी A होगी, ये भी A, ये भी A। और डायगोनल की लेंथ होती है A√2। So adjacent are perpendicular to each other and are equal. Square is a rhombus, rectangle, parallelogram, सब कुछ होता है ये, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर। और हम इसको, क्योंकि ये रोम्बस भी होता है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। ये भी D होता है, ये भी D, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी AB इज पैरेलल टू CD, बाकी जो दो साइड है AD और CB ये पैरेलल नहीं होती, सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। The other pair of opposite side which are not parallel are called oblique side, इन्हें हम कहते हैं oblique side। In a trapezium opposite angles are not equal। ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। ये सब किसमें होते हैं, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन हैव टू बी सप्लीमेंट, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ऐसे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, बस, और कोई रिलेशन नहीं होती एंगल। Line joining the midpoint of the oblique side is parallel to the side and length of the arithmetic mean, यानी अगर इसके हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये EF है तो EF की वैल्यू हो जाएगी AB प्लस CD का मीन। ये अरिथमेटिक मीन लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड होती है, और एरिया होता है ट्रेपेजियम का, यूज हो जाता है फार्मूले में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी AB प्लस CD इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, यहाँ से एक अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो दिस विल बी द हाइट। तो ये पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट डिवाइड बाय 2, ये इसका एरिया होगा। ट्रेपेजियम का स्पेशल केस है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या हो जाता है, जो ऑब्लिक साइड है ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाती है, ये पैरेलल है और ये दोनों साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर इक्वल एंड सो आर द अदर टू एंगल्स।
दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं और अदर टू एंगल आपस में इक्वल होते हैं इस तरीके से। एंड डायगोनल बिकम इक्वल इन लेंथ, डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं AC इज इक्वल टू BD। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एक स्पेशल केस है जिसमें ये ऑब्लिक साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल। नेक्स्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस किसी एक सर्किल पे लाई करते हैं। जैसे ये वर्टिसेस है A B C D, ये चारों क्या है, एक सर्किल के ऊपर है। अब इन चारों पॉइंट्स को हम मिला दे तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक सर्किल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल लाई कर रहा है, इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D होगा 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन आते हैं और इसमें यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी यूज होती है। बट एक और प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर। जैसे ये थीटा है एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो भी कितना होगा, थीटा। अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो ये फाई है एंगल, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये भी क्या होगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज है, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, एनी क्लोज फिगर हुज साइड्स आर स्ट्रेट लाइन इज अ पॉलीगन। कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे स्क्वायर है, ये सब स्ट्रेट लाइंस है और ये क्लोज फिगर है, तो ये भी क्या है, पॉलीगन। तो पॉलीगन्स आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। 3 साइड के पॉलीगन को हम कहते हैं ट्राइंगल, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो मेनली ये यूज होते हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है और हेक्सागन। इसके ऊपर के तो नहीं आते। अब पॉलीगन में एक वर्ड आ जाता है रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन मींस, अगर पॉलीगन के साथ एक ये वर्ड लगा हुआ है रेगुलर, तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो सारी साइड्स की लेंथ क्या हो जाती है, सेम, रेगुलर में। तो सारी साइड सेम हो गई तो उसके सारे इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में साइड की लेंथ भी सेम होती है और पॉलीगन की लेंथ भी क्या होता है, सेम होती है। एंगल की लेंथ, इंटीरियर एंगल। तो हम कहते हैं ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो वो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और 5 या 6 साइड्स का है तो फिर हम उसके आगे लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन की रेगुलर कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है क्या चीज, सर? ये सेकंड लाइन है ना, कॉन्सिक्वेंटली ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा शेप होता है जिसमें कोई भी एंगल 180 से बड़ा ना हो, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 180 से बड़ा देखो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसी फिगर ले रहे हैं, ये है, ये एंगल ग्रेटर देन 90 दिख रहा है,
अगर इसके इस एंगल की बात करूं मैं अंदर वाले को, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 180 से बड़ी होगी। 180 से बड़ी होगी। तो ऐसे शेप को हम कहते हैं कॉनकेव। तो ये जो हम फॉर्मूले लिखते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये सब किसके लिए होता है? कॉन्वेक्स फिगर के लिए होता है। मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं होगा जो 180 से बड़ा हो। अगर ग्रेटर देन 180 है तो वो बन जाता है कॉन्केव। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पॉलीगन लिखा है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात हो रही है। ठीक है। अब पॉलीगन में इंटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर। पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था हमने। तो ये इंटीरियर एंगल जो अंदर फॉर्म हो रहा है, दिस इज, और ये पॉलीगन की किसी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है। तो ये ट्रायंगल में पॉलीगन होता है, ये इसका इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। ऐसा कोई शेप है तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, और इस साइड को एक्सटेंड कर रहा है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल। अच्छा एक चीज ये बताओ, ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल के कितने इंटीरियर एंगल होंगे? एक ट्रायंगल में कितने इंटीरियर एंगल? 3। 1 2 3। कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? हाँ, तो इसमें देखो 6 नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि उसके भी कितने हैं? 3 ही एक्सटीरियर एंगल। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, देखो जब एक ट्रायंगल को एक्सटेंड करते हैं, मतलब मान लो इस साइड को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? एक ये है और एक ये है। ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, क्योंकि ये किससे बन रहा है? दोनों साइड को एक्सटेंड करने से बन रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जब एक साइड एक्सटेंड हो, एक ऐसी रहे। यानी ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, बट ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये अलग काउंट नहीं होता, इसको हम एक ही काउंट करते हैं। जैसे ये एक्सटेंड किया, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, बट ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसे हम एक ही काउंट करते हैं। चाहे ऐसे एक्सटेंड करके एक्सटीरियर एंगल ले लो या फिर ऐसे ले लो, ये कोई एक्सटीरियर एंगल है। मान लो ये अगर 50 डिग्री है एंगल इंटीरियर, तो ये कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल? ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। 180 माइनस 50। 180 माइनस 50 130। अब देखो इसे अगर मैं देखूं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 130। तो ये दोनों एंगल की सेम आती है, इसलिए हम इसको एक ही काउंट करते हैं। तो एक ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट है सर, इसीलिए। हाँ, वर्टिकली अपोजिट। तो ये एक ही 3 इंटीरियर है तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। कोई भी फिगर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागन, कोई सा भी फिगर हो, अगर सारे एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए n मतलब नंबर ऑफ साइड, n हो जाएगा 3, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो जाएगा 1 इंटू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो n इज इक्वल टू 4, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180।
360 हेक्सागन है तो 6, तो सम हो जाएगा 6 माइनस 2 4 इंटू 180 7 2। तो देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल चेंज होता रहेगा साइड के अकॉर्डिंग, बट एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना रहेगा 360। तो ऐसे भी लिख लेते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला। रेगुलर हेक्सागन, तो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल पर। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के बाद कोई फिगर यूज होती है तो वो है हेक्सागन। उसमें भी रेगुलर हेक्सागन बहुत यूज होता है। तो हेक्सागन का मतलब है 6 साइड्स। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो 6 साइड को हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ये जितने भी ट्राइंगल है ये सब कैसे ट्राइंगल बनेंगे, इक्विलेटरल। देखो ये बीच में 360 एंगल होता है और कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हर एक का ये एंगल कितना हो जाएगा 60। और ये साइड सब इक्वल है तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे 66। तो हम रेगुलर हेक्सागन को समझ सकते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐसे रख दो एक साथ साइड बाय साइड, तो ये क्या बन जाएगा एक रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट विल बिकम 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इसकी एक साइड है, तो एक ट्राइंगल का एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे 6 ट्राइंगल से मिलके ये हेक्सागन बनता है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, हेक्सागन है ये। नाउ सर्किल्स। सर्किल क्या होता है, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यानी ये कोई मान लो सेंटर है ओ, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबको ज्वाइन कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा सर्किल। तो किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमें मिलता है सर्किल। तो ये गिवन पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये डिस्टेंस कहलाता है सेंटर से किसी भी पॉइंट का रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये क्या हो जाएगा रेडियस। किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेडियस। अब इसके फार्मूले होते हैं सरकमफेरेंस। तो सर्किल की सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो बाकी फिगर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। बाहर की जो बाउंड्री है ये पेरीमीटर, बट सर्किल के लिए हम इसे कह देते हैं सरकमफेरेंस 2πr। एरिया का फार्मूला πr²। अब इसमें आता है ये जो शेप है इसका एरिया निकालना है, मतलब सर्किल का एक पार्ट। तो अगर इस एरिया को निकालना है हमें, जो शेडेड शो कर रखा है इसे हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो इसका एरिया कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्किल के एरिया का कोई पार्ट है। तो सर्किल के एरिया का फार्मूला तो इन्वॉल्व होगा πr² इंटू, ये डिपेंड करेगा इस एंगल पर, इसे मान लेते हैं थीटा। अगर ये एंगल बड़ा होता जाएगा तो इस सेक्टर का एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, ये एंगल कम होता चला जाएगा तो इसका एरिया भी कम होता चला जाएगा। तो यानी इस थीटा अपॉन 360, अगर ये थीटा पूरा 360 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 1 × πr², यानी पूरा सर्किल का एरिया। अगर ये थीटा 180 हो जाएगा, मान लो ये इतना हो गया, हाफ हो गया, तो ये हाफ सर्किल हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये 90/360 1/4 होगा। तो इसका एरिया निकालने का सीधा क्या फार्मूला है, θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्किल इंटू πr²। ठीक है। और अगर ये हमें निकालना हो, ये आर्क लेंथ AG, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे थीटा बड़ा होगा इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी AG की। तो हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू θ/360 इंटू, बट ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगी, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है यानी सर्कमफेरेंस, θ/360 इंटू 2πr। ये क्लियर दोनों फार्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ। एक एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एक सर्कमफेरेंस पे डिपेंड कर रहा है, और किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, θ/360 के हिसाब से। अब है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे कोई 2 पॉइंट है, मान लो CD, इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो दिस इज नोन एज कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। सबसे बड़ी जो कॉर्ड बन सकती है वो क्या है, डायमीटर। सेंटर से पास करते हुए हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है। इसके ऊपर नीचे अगर मूव करेंगे तो ये कॉर्ड छोटी होती जाएगी। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, and as the cord move away from the center, length of the cord decreases। तो इस पे क्वेश्चन रहते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होती, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी अगर ये कॉर्ड है, मान लो BP, ये कॉर्ड है, इसका सेंटर है A, तो A से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं, सर्किल के सेंटर को A से, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड को अगर हम ज्वाइन कर दे सर्किल के सेंटर से तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, या फिर इसका उल्टा हम कह देते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्टर कॉर्ड। अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर। यानी ये अगर सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये कोई कॉर्ड है AB, तो अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमेशा इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी AD इज इक्वल टू DB, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। इस पे कॉर्ड वाले जो क्वेश्चन में रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये रेडियस हो जाता है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसके बेस पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। जैसे ये दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हमें, एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है O, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड, एक 32 है और एक 24 है। तो 32 क्या होगी, सेंटर के ज्यादा क्लोज होगी, और 24 उससे दूर होगी। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे कॉर्ड छोटी होती रहेंगी। इसे मान लेते हैं AB, इसे मान लेते हैं C। तो बताओ इसके बीच में डिस्टेंस बताओ कितना है, ये बताना है। और रेडियस दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर, हम इसे ज्वाइन कर दें तो इट इज 20। तो सीधे यही जो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यही यूज करनी है। क्या करेंगे, सेंटर से एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये ई है तो ए ई और ई बी इक्वल हो जाएंगे। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 32, तो ई बी कितना हो गया 60। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया इस फॉर्म में ओ ई बी। ये 20 है, ये 16 है, तो ये बताओ ये कितना होगा ओ ई। तो देखो वही ट्रिपलेट वाला फार्मूला है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5 और इसको लिख सकते हैं 4 × 4। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा ट्रिपलेट है हाइपोटेन्यूज 5, दूसरी साइड है 4, तो एक साइड क्या होगी कौन सा ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन 3 4 5। 3 4 5 वाला ही तो बन रहा है। तो 5 4 ये हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गए 12। अब यही चीज दूसरी कॉर्ड के लिए करते हैं। ओ से ड्रॉ कर देते हैं एफ। अभी अगर ओ से डी मिलाऊंगा अभी भी ये क्या रहेगा 20। तो एक दूसरा राइट एंगल बन रहा है ओ एफ डी। ये है 20 और ये लेंथ थी 12। तो 12 का हाफ 24 का हाफ 12। तो अगेन ये 4 × 5 4 × 3 अगेन 3 4 5 का ट्रिपलेट है। तो ये हो जाएगा 4 × 60। तो ओ एफ 16 ओ ई 12। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 16 - 4 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों केसेस हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉर्ड इस साइड हो और दूसरी कॉर्ड इस तरफ हो। ये भी केस पॉसिबल था। तो ये डिस्टेंस था 12 और ये डिस्टेंस था 16। तो ऐसे केस में इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का सम 12 + 16 28। तो दो आंसर पॉसिबल है इसमें। अगर दोनों एक ही साइड है तो 4 और अगर अपोजिट साइड है तो 28। Now APB is a tangent drawn to a circle with center O। टेंजेंट क्या होती है जो वन पॉइंट पर टच करती है बस। तो ये टेंजेंट है ए पी बी drawn to a circle with center O such that P is the point of tangency। इस पॉइंट पे टेंजेंट। CD is a chord of length, ये CD है, chord of length 18 centimeter drawn parallel to AB at a distance of 3 centimeter from P। ये डिस्टेंस है 3 इन दोनों के बीच का। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये रेडियस निकालना है। ठीक है। तो देखो CD की लेंथ कितनी है 18। अब ये जो सेंटर से लाइन है क्योंकि ये दोनों AB और CD क्या है आपस में पैरेलल है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। और सेंटर से कोई परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। तो CD अगर 18 है तो ये कितना हो जाएगा 9। दिस विल बिकम 9। अब देखो ये O से P जो लेंथ है ये भी कितनी है R। भाई O सेंटर है P ये है तो ये लेंथ कितनी हो गई 9 माइनस नहीं ये पूरा है R। ये हो जाएगा R - 3।
तो हमें एक अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसका ये रेडियस है r, ये लेंथ है 9 और ये है r माइनस। बस अब पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। r माइनस 3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये हो जाएगा r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 6r, ये इधर आएगा तो माइनस। अब ये क्वाड्रेटिक है, 2 अभी भी कॉमन ले सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो ऐसे फैक्टर जिसका सम -3 है और प्रोडक्ट -36। तो प्रोडक्ट माइनस में यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बड़ा होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। सम चाहिए हमें -3, प्रोडक्ट चाहिए -। 12 and 3 तो नहीं होगा, 12 3 36। ओहो, ये देखो पाइथागोरस गलत लगा दिया था, पाइथागोरस गलत लगा दिया था। r माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r प्लस 81 इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 90 इज इक्वल टू 6r, r इज इक्वल टू 50। तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 15 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड वाले क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, या फिर कॉर्ड के मिड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल इन अ सेगमेंट एंड एंगल एट सेंटर। अगली थ्योरम क्या है, एंगल इन सेगमेंट एंड एंगल एट सेंटर। तो ये जैसे कॉर्ड है, कॉर्ड इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें देखो दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक ये सेगमेंट है, इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और एक ये बड़ा वाला है, इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड जितने भी एंगल बनाती है किसी भी सेगमेंट में वो हमेशा सब क्या होते हैं, इक्वल। यानी अगर ये कॉर्ड है ए बी, ये किसी भी सेगमेंट, मान लो मेजर सेगमेंट की बात हो रही है, तो अगर ये सरकमफेरेंस सी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है थीटा, तो सरकमफेरेंस पे अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लूँ और ये एंगल बनाऊं तो ये भी क्या होगा, थीटा। जितने भी पॉइंट होंगे ये सब क्या एंगल बनाएंगे, थीटा। तो एंगल फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड जितने भी एंगल बनाती है सेगमेंट में वो सब क्या होते हैं, इक्वल। तो पहली थ्योरम ये है इसमें, और दूसरी क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस। यानी जो सेंटर पे बनाएगी, जैसे ये ए बी कॉर्ड है, ये एंगल बना रही है 2a सेंटर पर, तो सर्कमफेरेंस पे ए बन रहा होगा। ये मेजर सेगमेंट की बात हुई। माइनर सेगमेंट में अगर ये बी बन रहा है, इसके सेंटर पे 2, ये याद रखनी है हमें दो कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे इक्वल, और सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस वाले का डबल होता है। जैसे ये कॉर्ड है ए बी, अगर ये एंगल है 50 डिग्री, तो ये अगर सेंटर को अगर हम इससे ज्वाइन कर दे ए बी से, तो ये जो एंगल बनेगा 2 इंटू 50 डिग्री यानी 100 डिग्री।
अब ये जैसे क्वेश्चन है, कॉर्ड ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी सबटेंड 60, 70 एंड 80 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल पर ये 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री बना रहे हैं। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी के इंटरसेक्शन पे ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना। यानी इस पॉइंट को अगर मैं पी ले लूं तो एंगल ए पी बी ए पी डी, वो भी बड़ा वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ये डायरेक्ट ऐसे तो निकल नहीं सकता क्योंकि एंगल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, हम कहेंगे कि ये सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब एंगल इन द सेगमेंट इक्वल होता है, और सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हाफ होता है, जो कि सेंटर पे बन रहा है, सेंटर का हाफ। इस सर्किल को देखो मैं इधर बना लेता हूँ, सारी साइड एक साथ है। ये है देखो कॉर्ड ए बी, ये सेंटर है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60। तो देखो ये ए बी ने दो सेगमेंट में किया, ये माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट, तो बड़े सेगमेंट की बात हो रही है। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं ये जैसे सी पर, तो ये सी वाला एंगल कितना होगा, सेंटर वाले सर्किल का हाफ। तो ये 60 डिग्री है, तो ये सिर्फ कितना होगा, 30 डिग्री। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, ये एंगल निकाल लिया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं। सी डी कितना बना रहा है, देखो सी डी ये है, ये सेंटर पे कितना बना रहा है एंगल, 80 डिग्री। तो ये सर्कमफेरेंस पर, यानी इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ, 40। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, तो ये एक ट्राइंगल बन गया पूरा। तो 40 प्लस 30 प्लस थीटा, ऐसा मान लेते हैं थीटा, इसका सम क्या होगा, 180। तो थीटा इज 110। ये एंगल 110 है, तो ये भी कितना होगा, 100। हमने ये एंगल निकाल लिया थीटा, इसके वर्टिकली अपोजिट ये थीटा है, इसका सम हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 110। ये देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में थोड़ा वहां दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से आंसर आ सकता है। नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और दो प्रॉपर्टी जो इसकी यूज होती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज परपेंडिकुलर। यानी ये ओ है, मान लो ये दो टेंजेंट्स हैं ए बी एंड बी सी, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है ई पर, और ये इस पॉइंट पे टच कर रही है एफ। तो सेंटर से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है एक ही पॉइंट पे करेगी, उससे अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें तो ये हमेशा टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये पहली रिलेशन। दूसरी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल। मतलब बी ई विल बी इक्वल टू बी एफ, ये लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल। बी पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ तक की दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, सेम। तो ये टेंजेंट्स की दो प्रॉपर्टी है।
उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्किल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट टी, ये दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को टी पे, एंड हैव अ कॉमन टेंजेंट, और इसकी एक कॉमन टेंजेंट है, दैट टच एट पॉइंट आर एंड एस, ये आर पे टच कर रही है इसे या एस पर। दिस कॉमन टेंजेंट मीट्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू एट ओ, तो ये पी एंड क्यू को एक्सटेंड किया, ये ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है। डायमीटर ऑफ द सर्किल आर इन द रेशियो 4:3, ये बड़ा है, ये 4x के टर्म में होगा, ये 3x के टर्म में, एंड पी क्यू इज 28 और ये पी क्यू दे रखा है 28। तो फाइंड लेंथ ओटी, ओटी निकालना है कितना। पहले तो क्वेश्चन रीड कर लो, क्लियर है क्या कह रहा है वो। तो देखो हम क्या करेंगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिला दो तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे इसे मिला दो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो ये दो एंगल कॉमन और 90 डिग्री है सेम, और ये कॉमन, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ एस क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर पी। किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं आपस में तो वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ये 90-90 हो गए और ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं ये रेडियस था, इसे 4x लिख सकते हैं, ये रेडियस था, इसको हम 3x, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है। देखो डायमीटर का रेशियो है 4:3, तो डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा, तो हम डायरेक्ट रेडियस का रेशियो लिख सकते हैं 4:3, 4x 3x। अब इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, इस छोटे ट्राइंगल की एस क्यू है, तो बड़े ट्राइंगल के उसके करस्पॉन्डिंग है आर क्यू। इट विल बी इक्वल टू, ये इसकी दूसरी साइड है जो हाइपोटेन्यूस है इसकी छोटे ट्राइंगल की, तो इट विल बी ओ क्यू अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की कितनी हो गई, ओपी, तो हम इसका रेशियो लिख सकते हैं। तो एस क्यू अपॉन आर पी, एस क्यू अपॉन आर पी इज 3x अपॉन 4x इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओपी, तो ये आ गया ओ क्यू अपॉन ओपी का रेशियो, ओ क्यू अपॉन ओपी का रेशियो 3/4, यानी ये पूरा 4 पार्ट्स है, तो इसमें से ये कितने पार्ट हो गया, 3 पार्ट। ठीक, अब हमें दिया क्या था, पी क्यू इज 28, देखो पी क्यू 28 दिया था, तो ये 4 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है, इसको हम 4y 3y के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये कितना बचा, 4y माइनस 3y यानी y, तो y की वैल्यू है 28, या y नहीं इसी के फॉर्म में लिख लेते हैं ना, 4x 3x, तो ये आ गया x, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, x इज 28। अब x पता चल गया 28, तो हमें दोनों के रेडियस पता है, पी आर इज इक्वल टू 4 × 28 एंड एस क्यू इज इक्वल टू 3 × 28। ठीक, और हमें निकालना क्या था, देखो ओटी, तो ओटी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू टी, ओ क्यू प्लस क्यू, ओ क्यू इज 3x यानी 3 × 28 एंड क्यू टी इज, देखो ये इस वाले सर्किल का क्या है,
रेडियस है, QT is radius. So QT will also become 3x. इसका रेडियस 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा 3x. तो 3 into 28 प्लस 3 into 28, इससे हमें आंसर मिल जाएगा QT का. तो यहाँ पर देखो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ प्लस सिमिलर ट्रायंगल्स. तो सिमिलर ट्रायंगल्स है या फिर जैसे हमने पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल्स की, वो सब किसी न किसी के साथ मिक्स होके आती है नॉर्मल. ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं. क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्किल. क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या करा, सर्कमस्क्राइब करा सर्किल. 3 sides of a quadrilateral are 17, 18, 21. Not necessarily in that order. इस ऑर्डर में जरूरी नहीं है. तो बता स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. तो इसमें सिंपल टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक पॉइंट है, इससे जब ये सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो साइड होगी BQ, इट विल बी इक्वल टू BP. इसी तरीके से CQ विल बी इक्वल टू CR. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे. तो क्वाड्रिलेटरल अगर मैं इसे मान लेता हूँ x, तो ये साइड कितनी है 17 पूरी, तो ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स. जब ये 17 माइनस एक्स है तो दूसरी टेंजेंट की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 17 माइनस एक्स. और टोटल ये कितना है, टोटल है ये BC ले रखा है, हमें नहीं पता. ये AB ले रखा है 21 और ये ले रखा है BC ले रखा है 80. ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है. सिंपल टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल वाला हमें कॉन्सेप्ट करना है और इसका सम 17 के बराबर, इसका 21, इसका 18, इसकी लेंथ निकालनी है. सर्किल से अभी रहने देते हैं. सीकेंट, सीकेंट कौन सी लाइन होती है, सीकेंट इज अ लाइन ऑफ विच अ सेगमेंट इज अ पॉइंट, या फिर जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. टेंजेंट सर्किल को 1 पॉइंट पर करती है, सीकेंट 2 पॉइंट्स पर करती है. तो ये टेंजेंट एंड सीकेंट, इसमें आपस में बहुत रिलेशन होती है. द फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्वेश्चन भी आते हैं इस पे. PA इंटू PB, अगर एक पॉइंट P है उससे हमने क्या करा, 2 सीकेंट ड्रॉ करी है. तो ये जिस पहले पॉइंट पे कट कर रही है इनटू वही टेंजेंट जो दूसरे पॉइंट पे कट कर रही है, उसकी लेंथ की प्रोडक्ट इक्वल टू जो दूसरी सीकेंट है जो जिस पॉइंट पे कट कर रही है इनटू B. तो ये रिलेशन होती है दो सीकेंट अगर हैं जो जिन दो पॉइंट पे टच कर रही है उनकी प्रोडक्ट, वो चाहे टच मतलब एक्सटर्नली सीकेंट है या इंटरनल. जैसे पॉइंट P यहाँ है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, तो अब ये दो पॉइंट क्या है C एंड D, इस पॉइंट को कट किया इसके C एंड D, अभी भी प्रोडक्ट क्या रहेगी सेम. इन दोनों केसेस में सेम फार्मूला. और अगर एक पॉइंट है P जिससे हमने एक सीकेंट ड्रॉ करी है, दिस इज अ सीकेंट, दो पॉइंट पे टच कर रही है, और एक है टेंजेंट, तो PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PT स्क्वायर. टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है इनकी प्रोडक्ट. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सब यूज होंगे. कॉमन टेंजेंट टू टू सर्किल, कभी कभी ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्किल, तो देखो ये 4 से लेके 0 तक हो सकती है. जैसे सर्किल देखो दोनों अलग अलग है,
तो एक टेंजेंट इस तरीके से आएंगी और एक टेंजेंट ऐसे है, मतलब एक पेयर ऐसे एक पेयर ऐसे। तो यहाँ पर टोटल टेंजेंट है 4, 2 डायरेक्ट टेंजेंट है, 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट है। लेकिन अगर सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट हो सकती है? 3। 2 डायरेक्ट टेंजेंट तो अभी भी रही, बट ट्रांसवर्स टेंजेंट एक ही होगी, तो अब सिर्फ 3 होगा। सर्किल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अब ट्रांसवर्स टेंजेंट तो नहीं हो सकती, सिर्फ क्या बचेंगी? 2 डायरेक्ट टेंजेंट। सर्किल टच ऐसे इंटरनली कर रहे हैं तो अब कोई डायरेक्ट टेंजेंट नहीं हो सकती। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो एक की तो टेंजेंट है बट दूसरे की सीकेंट हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगी? एक ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ऐसे सर्किल एक दूसरे के अंदर है जब टच भी नहीं कर रहा है, तो ना आप डायरेक्ट टेंजेंट बन सकती ना ही ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा? 0 कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्किल 4 से लेके 0 कुछ भी हो सकता है। और लास्ट बस टॉपिक क्या था? कॉमन कॉर्ड टू टू इंटरसेक्टिंग। 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल है, इसका सेंटर मान लेते हैं ए, इसका सेंटर है बी। इंटरसेक्ट ईच अदर इन कॉर्ड पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड इस तरीके से हो जाएगी पी क्यू। तो अगर मैं इसके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, कॉमन कॉर्ड डिवाइड होगी, ये पॉइंट हो जाएगा आर। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। लेकिन ये ध्यान रखना, आर नीड नॉट नेसेसरली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमन कॉर्ड का मिड पॉइंट है। आर क्या करेगा? ए बी को उसके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा, आर वन इज टू आर टू। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो फिर ये बाइसेक्ट करेगा। और ए पी बी ए क्यू बी, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये जो एंगल है 90 डिग्री, तो हम कहते हैं सर्किल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनल। तो सर्किल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल और सर्किल्स। तो कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट थ्योरम बहुत ज्यादा रहती है और उतने इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आते नहीं है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट वीक हम करेंगे नूरुन क्लास, जिसमें मेंसुरेशन होगा, एरिया वाला वॉल्यूम वाला, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके क्लास